हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने का मतलब जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म को बिल्कुल बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि क्या हमारा बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, बंद कर रहे हैं, अब हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्लोज एंड द फर्म इज वाउंड अप। ओके, यानी कि हमारा बिजनेस बिल्कुल क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो बेटा, इसमें दो टर्म है। एक टर्म तो यह है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, अब हम बिजनेस को आगे नहीं करना चाहते, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है सिर्फ पार्टनरशिप हमारी ये वाली खत्म हुई है, यानी कि मींस चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स बट फर्म्स कंटिन्यू। यानी कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप था उसको हम अभी डिसकंटिन्यू करके नया हम एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन फर्म कंटिन्यू चल रही है हमारी। ये क्या हमारे लिए? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, फिर मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, यानी कि कब कब फर्म हमारी डिसॉल्व हो सकती है, फर्म को बंद क्यों करते हैं, या किन किन केस में हमारी फर्म क्या होगी? बंद होगी। ये हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। सबसे पहले है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। मान लो हम काफी दिन से बिजनेस कर रहे थे, काफी दिन से इन द सेंस कि 3-4 साल से हम बिजनेस करते जा रहे हैं, और लेकिन हमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 3-4 साल से, ठीक है। तो हम सब मिलके, यानी कि सारे पार्टनर्स मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई देखो, इस फर्म से कोई भी हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम इस फर्म को बंद कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है? व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री। जब सब पार्टनर एग्री हो जाएंगे कि हम इस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो हम इस बिजनेस को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ओके, फिर आता है हमारा केस नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। यानी कि जब बिजनेस को कंपल्सरी हमें बंद करना ही होगा, हमारी मर्जी हो या ना हो। ओके, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, यानी कि लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं तो ओके, लेकिन अगर हमारा बिजनेस ही अनलॉफुल है, यानी कि इलीगल है, तो ऐसे केस में हमें अपना बिजनेस बंद करना ही होगा, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। अगर कभी भी ये पता चलता है कि आपका जो बिजनेस है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो ऐसे केस में आपको बिजनेस बंद करना ही होगा। व्हेन ऑल पार्टनर्स, ऑल यहां पे कहता है ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई भी पार्टनर दिवालिया हो जाए। दिवालिया मतलब बिल्कुल कंगाल हो जाए, जिसके पास अब कुछ भी ना हो, ठीक है। कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, व्हेन ऑल पार्टनर्स, और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम क्या है हमारे लिए? इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर सारे पार्टनर एक आधे को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसे केस में हमें फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व करना ही होगा। क्यों करना होगा? आपको पता होगा पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स में, पार्टनर्स की, वो क्या होता है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अगर पार्टनर बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो ही गए, तो ऐसे केस में जो बिजनेस की लायबिलिटी है वो कहां से दी जाएंगी, ठीक है। आपको पता होगा अगर बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो ओके, लेकिन अगर बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा और बिजनेस की लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, तो फिर हम उसको कैसे पे करेंगे? क्योंकि आपको पता होगा अगर बिजनेस में कैश पड़ा है तो हम लायबिलिटी पे कर सकते हैं, एसेट्स है तो पे कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस की एसेट नहीं है, तो आपको पता होगा पार्टनर्स की एसेट यूज की जाती है लायबिलिटी के लिए, और पार्टनर क्या है हमारा? इंसॉल्वेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में फर्म को उसी टाइम क्या कर दिया जाएगा? डिसॉल्व कर दिया जाएगा बाय नोटिस। नोटिस दे के भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब ये किस केस में कर सकते हैं? इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यानी कि जब भी पार्टनरशिप एट विल होगी, तो कोई भी पार्टनर फर्म को नोटिस देके अपनी इंटेंशन बता सकता है कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, तो ऐसे केस में भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इनमें से कोई भी इवेंट होता है, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि इनमें से कोई भी इवेंट होता है तो फर्म डिसॉल्व होगी, तो फर्म डिसॉल्व होगी। ओके बेटा,
कभी भी कोई पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हैं कि इनमें से अगर कुछ भी होता है तो पार्टनरशिप फर्म को हम डिसॉल्व कर देंगे। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म हमारी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी इन इवेंट्स के आते ही। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जब टर्म हमारी एक्सपायर हो जाएगी तो भी हमारी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है तो। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, वेंचर का मतलब जिस काम के लिए हमने पार्टनरशिप की थी, अगर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो भी ऑटोमेटिकली फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी किसी पार्टनर की अगर डेथ होती है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि किसी की भी डेथ के केस में, ठीक है, फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर हमारा यहां पर इंसॉल्वेंट हो जाता है, हम ये मानते हैं कि वो पार्टनर क्या है, इंसॉल्वेंट है, तो ऐसे केस में भी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कि कभी भी अगर हम चाहें ना चाहें, लेकिन अगर फर्म को ऐसा लगता है कि इस केस में फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए, यानी कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस केस में फर्म क्या हो जानी चाहिए, डिसॉल्व, तो कोर्ट उसको डिसॉल्व करवा देगा। ठीक है, जैसे कि वन पर्सन या पार्टनर, कोई भी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, कोई भी पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड हो जाए, यानी कि पागल हो जाए, ठीक है, उसका काम ठीक से, दिमाग ठीक से काम ना कर रहा हो, तो ऐसे केस में भी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि किसी पार्टनर का दिमाग अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो कभी भी दूसरे अदर पार्टनर उससे कोई इलीगल काम करा सकते हैं, है ना, उसके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में फर्म कहती है भैया अगर कोई भी पार्टनर ऐसा है जो अनसाउंड माइंड हो गया है तो तब भी फर्म क्या होगी, डिसॉल्व होगी। ओके, ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज पार्टनर, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए कि वो अब पार्टनरशिप में काम नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल परमानेंटली क्या हो गया, इनकेपेबल, तो भी फर्म क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ए फर्म, वो कहते हैं पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कोई भी पार्टनर कोई भी मिसकंडक्ट कर रहा है तो ऐसे केस में भी फर्म जो है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा देगी। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन, वो कहता है ऑफ द फर्म इज जस्टिफाइड, अगर किसी भी तरीके से कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो फर्म है ये ठीक नहीं है, ठीक है, या इस फर्म को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, या लॉ के खिलाफ है, इलीगल है, ठीक है, या कोई ऐसा काम कर रही है जिससे हमारी सोसाइटी को हार्म हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा फर्म को पॉइंट, यानी कि कोर्ट को पॉइंट मिलता है जो जस्टिफाई कर रहा है इस चीज को कि फर्म डिसॉल्व हो जानी चाहिए, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो कहता है इज ब्रीज्ड, वो कहता है प्रिसिस्टेंटली, वो कहता है बाय ए पार्टनर और पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बार बार तोड़ा जाता है, ठीक है, जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाता, ठीक है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट फर्म को क्या करा देगी, डिसॉल्व करा देगी। तो ये काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग फर्म हमारी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हम अपनी इंटेंशन से भी कर सकते हैं, म्यूचुअल भी कर सकते हैं, नोटिस से भी, कंपलसरी डिसोल्यूशन भी हो सकता है, किसी इवेंट पे भी डिसॉल्व हो सकती है, और कोर्ट भी फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, सिंपल सी बात है, अगर फर्म को हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं तो अब अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। ओके, तो सेक्शन 48 बताती है कि अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 48 में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 में क्या लिखा है, लॉसेस के बारे में लिखा है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए क्या लिखा है, लॉसेस के बारे में, कि लॉसेस को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि लॉसेस को आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सबसे पहले सेट ऑफ किया जाएगा प्रॉफिट से। अगर हमारे प्रॉफिट्स इनफ नहीं है तो उसके बाद हमें चार्ज करेंगे किससे, पार्टनर्स की कैपिटल से। अगर पार्टनर की कैपिटल भी इनफ नहीं है तो आपको पता होगा पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, अगर कैपिटल भी इनफ नहीं है तो डिसोल्यूशन के टाइम में जो हमें लायबिलिटी या लॉसेस कर रहे हैं पे, वो हमारे लिए क्या है, पार्टनर्स घर से लेके आएंगे पैसा, जितने पैसे की जरूरत है, किस रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, जो लॉसेस हैं वो सबसे पहले प्रॉफिट से चार्ज होंगे, फिर कैपिटल से, और उसके बाद पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से। ओके, फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट, यानी कि जो हमारे बिजनेस की एसेट है उसको कैसे यूज करेंगे हम। देखो बेटा, हमारे पास काफी सारी एसेट है, हमारे पास काफी सारी लायबिलिटी भी है ना, फर्म के पास काफी सारी लायबिलिटी भी है। अब सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी को पे करने के लिए एसेट्स को यूज करेंगे। ठीक है, मान लो हमारी एसेट की टोटल सेल हमारी होगी 50 लाख की हो गई,
सारी एसेट की टोटल सेल हमने करी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब बिजनेस तो बंद हो रहा है। अब बिजनेस बंद होगा तो जितनी भी एसेट हमारी हैं उन सारी एसेट को हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, है ना। जब हम एसेट को सेल करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ पैसा भी रियलाइज होगा, और जो पैसा रियलाइज होगा उससे हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटीज को पे करने का ऑर्डर क्या रहेगा, कैसे हम वो जो एसेट्स है उनको यूज करेंगे। ठीक है, एसेट्स में हमारे पास कैश भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकती है, उसको हम अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी पे करें, तो बेटे सबसे पहला पॉइंट है इन पेइंग फर्म्स डेट टू थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी को पहले हम पे करेंगे। यानी कि पार्टनर्स और फर्म की बात से अलग तीसरा पर्सन, जो फर्म के बाहर वाला पर्सन है, उसको सबसे पहले पे किया जाएगा। और उसमें भी सबसे पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब बेटा ये हुआ, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस को जो पर्सन करवाता है, यानी कि जो पर्सन हमारी सारी एसेट को सेल करवा रहा है, लायबिलिटीज को पे करवा रहा है, सबसे पहले हम उसको पे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करेंगे, सबसे पहले उस पर्सन को पे करेंगे जो पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस करवा रहा है। ठीक है, फिर है आउटसाइड लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो सिक्योर्ड है, जिसके अगेंस्ट हमने कोई ना कोई एसेट रखी हुई है, तो उसको तो हमें पे करना ही होगा। ओके, तो उसके बाद हम पे करेंगे सिक्योर्ड लायबिलिटीज को। फिर सारी अनसिक्योर्ड आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि वो लायबिलिटी जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी नहीं है लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी है, तो हमें पहले बाहर वालों को देना फिर घर में। तो ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो पहले पे होंगी। उसमें भी ऑर्डर क्या है, पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर हमारे लिए आउटसाइड लायबिलिटी जो सिक्योर्ड है, और फिर हमारे लिए आउटसाइड लायबिलिटी जो अनसिक्योर्ड है। फिर उसके बाद पे करेंगे पार्टनर का लोन या एडवांस। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई भी लोन या एडवांस दे रखा था, फिर उसको पे किया जाएगा। फिर हमारा अमाउंट ड्यू टू पार्टनर कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है, अगर फिर भी हमारे पास पैसे बचते हैं तो फिर उसको पे किया जाएगा। और उसके बाद सब कुछ पे करने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो भी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो बांट दिया जाएगा। वैसे लास्ट में बेटा कुछ बचता नहीं है, 99% कुछ बचता नहीं है, यहीं तक किस्सा खत्म हो जाता है जब फर्म डिसॉल्व होती है। फिर भी अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, अब हम करते हैं सेक्शन 49 को। सेक्शन 49 क्या कह रही है, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट या प्राइवेट डेट, यानी कि जो फर्म के डेट्स हैं, यानी कि जो हमें फर्म्स के डेट पे करने हैं उसको कैसे पे करेंगे। अगर किसी पार्टनर के डेट्स हैं तो उसको कैसे पे करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज की जाएगी। देखो सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी, ये तो कंफर्म है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो पहले किसके लिए पे होगी, फर्म के डेट्स के लिए, फर्म्स डेट्स। ठीक है, ओन्ड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर, यानी कि जो पैसे फर्म को देने हैं, किसको, आउटसाइडर को देने हैं, सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी उसी के लिए यूज होगी। फिर भी कोई फालतू प्रॉपर्टी बचती है तो हमें पता ही है सारा पैसा किस में बढ़ जाता है, पार्टनर्स में। और जब पैसा पार्टनर्स के पास आ ही गया तो फर्म अपने जो पार्टनर्स है अपने प्राइवेट डेट्स भी उस पैसे से पे कर सकते हैं, उसकी मर्जी है, फिर वो जैसे मर्जी यूज करे, है ना। अब आती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कैसे यूज करेंगे। देखो बेटा ध्यान रखना, अगर फर्म के डेट्स हमने सारे पे नहीं किए हैं, ठीक है, कुछ डेट्स रह गए हैं, तो पार्टनर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तब भी सबसे पहले जो प्राइवेट डेट्स हैं उसको पे करने में ही यूज होगी। ठीक है, यानी कि प्राइवेट, अगर फर्म जैसे मान लो पार्टनर है, पार्टनर ने अपने आस पड़ोस से जो भी उधारी ले रखी है वो उसका पर्सनल खर्चा है। ठीक है, लेकिन अगर फर्म के डेट्स पूरे पे नहीं हुए हैं तो अब बात आती है पार्टनर्स की प्रॉपर्टी बिकने की। ठीक है, तो ऐसे केस में ध्यान रखना, पार्टनर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पहले उसके प्राइवेट डेट्स पे करने के लिए ही होगी, और सेकंड जब उसके सारे डेट्स पे हो जाएंगे उसके बाद फर्म के जो डेट्स हैं वो पार्टनर की प्रॉपर्टी से पे हो सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता दूं, फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के डेट पे करने के लिए यूज होगी, फिर भी कुछ फालतू बचता है तो हमें पता ही हो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर पार्टनर उसको जैसे मर्जी यूज करे, अपने डेट्स पे करने के लिए यूज कर सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, पार्टनर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको सबसे पहले प्राइवेट डेट पे करने के लिए यूज किया जाएगा और सेकंड अप्लाई किया जाएगा फर्म के डेट पे करने में। ठीक है, और ऐसा कब होता है, जब फर्म के डेट्स पे करने के लिए फर्म के पास पैसे नहीं है। तो आपको पता होगा पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ता है हमें। तो जब पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो ऐसे केस में ध्यान रखना पहले उसके प्राइवेट डेट ही पे होंगे और बाद में फर्म के डेट पे होंगे। ओके बेटा, तो ये थे हमारी सेक्शन 49
फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट्स को कैसे पे किया जाएगा, किस मैनर में पे किया जाएगा। ओके, अब बेटा ये है कि डिसोल्यूशन के टाइम में कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, देखो हमें पता है जब बिजनेस हमारा बंद हो रहा है, ठीक है, हमें किसी भी एसेट या लायबिलिटी का अकाउंट कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है, तो हम सबसे पहले जितने भी अकाउंट है उनको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जितने भी एसेट हैं उनको हम सेल करेंगे, जो लायबिलिटीज है उनको हम पे करेंगे। एसेट को बेचने से फायदा भी होगा, नुकसान भी हो सकता है, लायबिलिटीज को पे करने में फायदा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो ये जितना भी प्रोसेस है हमारा, अकाउंट्स को क्लोज करना, एसेट को बेचना, लायबिलिटी को पे करना, वो सब हम हैंडल करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कि वसूली अकाउंट, है ना। जो फर्म जो एसेट्स है उनसे जो सेल हो रही है उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, फाइनल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि सारी एसेट्स को बेचने से और लायबिलिटी को पे करने से एक फाइनल जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो हम कैलकुलेट कहां से करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से। ओके, फिर बनाएंगे हम पार्टनर लोन। अगर पार्टनर का लोन है तो उसको भी सेटल करना पड़ता है। तो पार्टनर का लोन हमें पता ही है, हमने अभी अभी प्रोसेस में भी पढ़ा था कि पहले हम आउटसाइड को देखते हैं फिर पार्टनर को देखते हैं। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्यों बनाते हैं, फाइनल सेटलमेंट के लिए, कि जो पार्टनर को जितना देना है या लेना है वो सब हम कहाँ हैंडल करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हैं, यानी कि बेचने जो पैसे आए, लायबिलिटी को पे करने से जो पैसे गए, पार्टनर्स को पे करने में, लोन को पे करने में जो है, उसके लिए हम सारा क्या बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट। तो जब भी हमारी फर्म डिसॉल्व होगी तो हमें 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। पार्टनर्स लोन बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक, ये 4 अकाउंट बनेंगे हमारे। ओके, तो बेटा अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे आज मैं आपको ये सिखाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, देखो रियलाइजेशन अकाउंट, देखो हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब भी फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो फर्म के डिसॉल्व होने पे क्या होता है, जितनी भी एसेट हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उन सबके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज। जितनी भी लायबिलिटी है उन सारी लायबिलिटी के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज। अकाउंट को क्लोज कर कर जो भी एसेट थी उन्हें हम बेचेंगे। ठीक है, लायबिलिटीज को क्या करेंगे, पे। तो वही सारा प्रोसेस इसमें होना है। सबसे पहला काम, जितनी भी एसेट के अकाउंट है उसको हम क्लोज करेंगे, क्लोज। लायबिलिटी के अकाउंट को भी क्या करेंगे, क्लोज। तो देखो बैलेंस शीट में इधर की साइड एसेट लिखी होती है। ठीक है, एसेट को आप यहां से यहां ट्रांसफर करोगे जैसे ही, तो हमारे एसेट के अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जितनी भी एसेट दी हुई है वो सारी एसेट यहां से यहां ट्रांसफर करो, इन चीजों को छोड़कर, इन चीजों को छोड़कर बाकी जितनी भी एसेट दी हैं सब यहां से यहां ट्रांसफर कर लो, इन चीजों को छोड़कर। ठीक है, ये चीजें छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, वो कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो भी क्रॉस ट्रांसफर कहां होगा, कैपिटल अकाउंट में। किसी पार्टनर का लोन दिया होगा तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम, या हम अलग से लोन अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे हम इस चैप्टर में क्या बनाएंगे, अलग से एक सेपरेट लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिस लोन अकाउंट में हम क्या करेंगे, उसका सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि कैपिटल से पहले हमें लोन को सेटल करना पड़ता है। तो जब फिर से बता दूं मैं, सारी एसेट यहां से यहां क्रॉस ट्रांसफर, इन चीजों को छोड़कर। इन चीजों को क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि ये दोनों चीजें कहां जाएंगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लोन कहां जाएगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में। और कैश या बैंक कहां जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट में। इसलिए जो यहां का था हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, जो दूसरी जगह का है वो हम वहां ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही आप यहां से यहां सारी एसेट ट्रांसफर कर दोगे, ये सारी एसेट के अकाउंट हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्लोज कैसे हो जाएंगे, तो बेटा मैं बता दूं आपको ये क्लोज कैसे हो जाएंगे। देखो हमें अच्छे से ये पता है कि हमारी जितनी भी एसेट होती है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो बैलेंस बीडी हमेशा कहां लिखते हैं बेटा, डेबिट साइड में। ये हमारी एसेट का बैलेंस था हमारे पास। अब एसेट के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, कहां ट्रांसफर करेंगे, यहां से हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां पर ये क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये एसेट कहां जाएगी बेटा, डेबिट में आ जाएगी, है ना। कोई भी एसेट है, चाहे वो प्लांट, लैंड, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, जितनी भी एसेट होती है सबका डेबिट बैलेंस होता है।
जब आप उसको क्लोज करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिलायंस के नाम से क्लोज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में आया तो यही रिलायंस अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। और ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। इसका अपोजिट लायबिलिटी है। लायबिलिटी का हमेशा हमें पता है कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। जब बैलेंसिंग फिगर आएगी तो यहां पर आएगी, यहां से हम कहां ट्रांसफर करेंगे उसको, रिलायंस अकाउंट में। यहां रिलायंस अकाउंट में डेबिट में है तो रिलायंस के अकाउंट में कहां जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा ये लायबिलिटी की, ठीक है। तो ये अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज। हमें पता है सारे लेजर भी आपस में क्रॉस ट्रांसफर होते हैं, है ना। यहां पर हमने क्रेडिट साइड में रिलायंस लिखा तो रिलायंस अकाउंट में कहां जाएगा, ये डेबिट साइड में जाएगा। तो एसेट को क्लोज करना हो तो यहां पर लिखेंगे, लायबिलिटी को क्लोज करना हो तो यहां पर। कैसे आया ये, यहां पर जो हमने अकाउंट में इनको क्लोज किया है इसकी वजह से ये वहां पे गया। बेटा मैं आपकी सारी जर्नल एंट्री भी कराऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप टोटल आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम अकाउंट्स करेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री भी करेंगे बहुत डीपली, एक एक चीज के लॉजिक के साथ। अभी फिलहाल मैं जो समझा रहा हूं सिर्फ वो समझ लो। तो हम क्या करने वाले हैं, जितनी भी एसेट है यहां से यहां क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, इन्हें छोड़कर। इन्हें क्यों छोड़ा, क्योंकि इनको वहां ट्रांसफर करेंगे जहां इनकी रियल जगह है। लायबिलिटी को यहां से यहां क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे सबको, इनको छोड़कर। इन्हें क्यों छोड़ा, क्योंकि इनको वहां ट्रांसफर करेंगे जहां इनकी रियल जगह है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। जनरल रिजर्व P&L भी कहां जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो फ्री रिजर्व है वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर लोन तो कहां जाएगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीजें यहां से लेके यहां तक ये हमें बैलेंस शीट से देख देख के करनी है, यानी कि बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटी लिखी है वो यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे इनको छोड़कर। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट लिखी होंगी यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे इनको छोड़कर। यानी कि इतना पार्ट तुम्हारा बैलेंस शीट को देख देख के बन रहा है। ये तुम्हारा किसको देख देख के बन रहा है, बैलेंस शीट को। अब आते हैं नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हो, देखो सारी एसेट के अकाउंट क्लोज कर दिए, लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद अब सारी एसेट जो थी अब या तो वो बिकेंगी या पार्टनर लेके जाएगा, ठीक है। देखो अगर एसेट को हम बेच देते हैं, अब फर्म तो हो रही है बंद, डेफिनेटली जब फर्म बंद होगी तो एसेट का हम करेंगे क्या, फर्म डिसॉल्व हो गई ना। तो या तो अब एसेट को हम सेल कर देंगे, या कोई पार्टनर को किसी को अच्छा लगेगा तो वो एसेट को ले जाएगा, हमें पैसे दे देगा, ठीक है। दो ही तरीके हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जितनी भी एसेट पड़ी है या तो हम उसे बेचेंगे, ठीक है। अगर किसी पार्टनर की कोई यूज की एसेट है तो वो पार्टनर भी ले जा सकता है, लेकिन पार्टनर पैसे देगा उतने ही, ठीक है। तो इसलिए जब भी बेचेंगे तो कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे हम। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट ले जाएगा तो हम पार्टनर के नाम से लेंगे, क्योंकि बाद में हमें उससे उतना ही पैसा लेना भी है, ठीक है। फ्री नहीं है, पैसा लेंगे। ऐसे ही जब हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो कैश या बैंक लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो कोई बात नहीं, पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा, फर्म बाद में उसको पैसे देगी। तो यहां पर आया। तो ध्यान रखना जब एसेट को आप क्लोज यहां कर रहे हो तो उसकी एडजस्टमेंट आपकी यहां होगी, अपोजिट रिलेशन है। यानी कि सारी एसेट जो आपने क्लोज की हैं उन सब की एडजस्टमेंट यहां से यहां पर होंगी। यहां पर आपने एसेट लिख के क्लोज कर दिया तो एडजस्टमेंट यहां पे लिखोगे। लायबिलिटी को आपने यहां लिख के क्लोज किया तो उसकी एडजस्टमेंट्स यहां पर होंगी, ठीक है। लायबिलिटी या तो पे करेंगे या पार्टनर पे करेगा, ठीक है। ऐसे ही एसेट या तो रिलाइज होगी या क्या पे करेगा, पार्टनर। उसके लिए पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर देगा फिर हमें पैसे। ओके बेटा, एसेट की सारी एडजस्टमेंट यहां पर क्रॉस, लायबिलिटी की सारी एडजस्टमेंट यहां पर क्रॉस, ठीक है। सबसे पहले हम एसेट के सारे अकाउंट जितने भी हैं क्लोज करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी के जितने भी अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर आएंगे एडजस्टमेंट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट में अगर लिखा है कि हमने किसी एसेट को बेचा है तो कैश या बैंक के नाम से। एडजस्टमेंट में ये कहता है आपसे कि पार्टनर ने लिया तो पार्टनर के नाम से। अगर लायबिलिटी को पे करने की बात करती है तो इधर टू कैश या बैंक के नाम से। अगर पार्टनर लेता है कोई भी लायबिलिटी तो पार्टनर के नाम से, ठीक है। फिर बैलेंस शीट फिगर डेबिट में आएगी तो बेटा प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में आएगी तो क्या होगा, लॉस। तो ये है हमारा रिलेशन अकाउंट। बेटा रिलेशन अकाउंट में तुम्हें जर्नल एंट्री भी कराऊंगा बहुत डीपली, लेकिन अभी फिलहाल हम अकाउंट्स कर रहे हैं। अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं अभी आपको, ओके। अब मैं आपको एक दो और इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। बेटा रिलेशन अकाउंट हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर होता है तो ध्यान रखना उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो हम क्रेडिट साइड में करते हैं। याद करो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारी चीजें कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते थे, और जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज होते हैं वो कहां लिखते थे हम, डेबिट साइड में, ओके। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन में फायदा कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड में, नुकसान कहां लिखते थे, डेबिट साइड में। बेटा इसमें भी ऐसा ही है, फायदा यहां आएगा, नुकसान यहां आएगा, ठीक है। अब लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज कर दी उन्होंने,
ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले सारी एसेट यहाँ ट्रांसफर करी, जैसे मान लो मशीनरी है, मशीनरी भी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी। मशीनरी मान लो कितने की थी, 1 लाख की। मशीनरी को बेचा कितने में, मान लो 1,20,000 में बेचा, है ना। मशीनरी पहले क्रॉस ट्रांसफर की, क्लोज कर दी, फिर जब एडजस्टमेंट देखा मशीनरी को लिखा है 1,20,000 में बेचा, ठीक है। 1 लाख यहाँ लिख दिया, 1,20,000 यहाँ लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 20,000 फालतू आ गया। नेट इफेक्ट क्या है, दोनों का नेट इफेक्ट क्या हुआ, 20,000 फालतू यहाँ पर, यानी कि फायदा ऑटोमेटिकली 20,000 का यहाँ रिकॉर्ड हो गया, है ना। मान लो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग हमारी थी 80,000 की, लेकिन हमने बेचा यहाँ पर 50,000 में, तो ऑटोमेटिकली 30,000 का जो लॉस है वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। प्रेजेंटेशन का फर्क हो रहा है, सिर्फ ध्यान रखना नेट इफेक्ट लेकिन यही रहेगा, फायदा इधर आ जाएगा, नुकसान यहां पर आ जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा आपको सिर्फ। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारे मान लो 1 लाख के थे, ठीक है। बाद में पता चला कि क्रेडिटर ने कुछ पैसे छोड़ दिए और हमने केवल 80,000 पे करे, है ना। तो ऑटोमेटिकली यहां पर 80 आया, यहां पर 1 लाख है, तो 20,000 का फायदा यहीं रिकॉर्ड हो गया। सोचो अगर 1 लाख की चीज 1,50,000 में पे करनी पड़ती, तो 50,000 यहां फालतू जाता, तो ऑटोमेटिकली 50,000 यहां फालतू होने से 50,000 का लॉस यहां रिकॉर्ड हो जाता। तो इसी तरीके से जितनी भी एसेट है, जब हम उसकी रिलाइजेबल वैल्यू यहां लिखेंगे तो नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इधर ज्यादा में बेची होगी तो इधर फालतू फायदा आ जाएगा, नुकसान में बेची होगी तो ये डेफिनेटली ये बड़ी होगी तो ये बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी। समझ रहे बेटा, देखो 1 लाख की चीज हम 1,20 में बेच रहे हैं तो 20,000 ऑटोमेटिकली यहां ज्यादा आ गया। अगर 1 लाख की चीज हम यहाँ पर 80,000 में बेचते तो 20,000 यहां ज्यादा आ जाता, क्योंकि यहाँ 1 लाख लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखते हैं 80,000, तो यहाँ 20,000 यहां ज्यादा आता, तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में नुकसान ही रिकॉर्ड हो जाता और क्रेडिट साइड में फायदा ही रिकॉर्ड हो जाता। तो बेटा वही लॉजिक है, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज है, ठीक है। सिर्फ क्या चीज है, प्रेजेंटेशन चेंज है। यहां पर तो लिखेंगे जो भी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होगी, यहां पर हमेशा क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू यानी कि जो बैलेंस शीट में दे रखी वही। यहां हमेशा लिखेंगे बेटा रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जितने में हमने बेची, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू, जितने में हमने वो क्या करा, बेची, हमेशा वो यहां लिखेंगे, या जितने में पार्टनर ने ली वो यहां लिखेंगे। यहां पे हमेशा कॉस्ट। इसी तरह से यहां पर क्या आएगी, बुक वैल्यू, यानी कि जो बैलेंस शीट में दी हुई है, और यहां पर एक्चुअल पेमेंट जो हमने की है, एक्चुअल पेमेंट जो हमने की है, जितने में पार्टनर लिया है, जितने भी हमने पे करी है, ठीक है बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक दो बातें मैं अभी आपको और भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि कम कम पढ़ते हैं एकदम से, वरना ज्यादा सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतनी सारी बातें हमने पढ़ी, आज हम रिलेशन का एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपको यूनिक यूनिक बातें इसकी और भी बताऊंगा। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, करते हैं अब एक क्वेश्चन जिसमें हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देखो बेटा, अभी अभी जो मैंने आपको रियलाइजेशन का फॉर्मेट समझाया, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है और देखना ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कितना ज़्यादा आसान है। ओके, तो शुरू करते हैं इसको जरा हम। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं जरा इसको क्या करना है हमें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम। हमें पता है सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जितनी भी एसेट और आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनके अकाउंट को क्लोज करना, है ना। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में क्या, कि सबसे पहले आप एक काम करो, जितनी भी एसेट है यहां से यहां क्रॉस ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। किन चीजों को छोड़ के, मैंने बताया था कैश या बैंक को छोड़ के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हो, किसी पार्टनर का लोन दिया हो, तो उसको क्रॉस ट्रांसफर नहीं करना, बाकी सबको क्रॉस ट्रांसफर कर लेंगे। तो डेटर क्रॉस ट्रांसफर होंगे, स्टोर क्रॉस ट्रांसफर होगा, फर्नीचर क्रॉस ट्रांसफर होगा, मशीनरी क्रॉस ट्रांसफर होगा, बैंक तो बैंक अकाउंट में जाएगा। ओके, करंट अकाउंट हमारा हमें पता ही है, करंट अकाउंट का आइटम है, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे, तो ये भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसको अभी नहीं लिखना। ओके, तो यहां से आउटसाइड लायबिलिटी जितनी भी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में कहां जाएगी, क्रॉस ट्रांसफर। तो क्रेडिटर हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, इसको हम क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें पता है कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसको रियलाइजेशन में नहीं लिखना। जर्नल रिजर्व को रियलाइजेशन में नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये तो सब कैपिटल अकाउंट में जाने ही वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन पे मैंने टिक किया है, ये जो एसेट्स है इनको क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में, इनके अकाउंट हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज। यहां से क्रेडिटर एक आउटसाइड लायबिलिटी है, उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्या कर देंगे, उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट पे, ठीक है। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की या कैश या बैंक अकाउंट की अभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। ओके, वो कह रहा है ऑन द अबाउट डेट
द फर्म वॉज डिजॉल्व, रमेश टू कवर 50% ऑफ द स्टॉक। देखो स्टॉक का 50% ले लिया रमेश ने एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि स्टॉक था 130 का, इसका 50% कितना होता है बेटा 65,000 होता है। 65,000 का 10,000 लेस अगर हम करें तो कितना आएगा 55,000। 55,000 में किसने ले लिया, रमेश ने ले लिया। ओके, रिमेनिंग जो स्टॉक था 65,000 का, उसको हमने 15,000 के लॉस से बेच दिया, यानी कि 50,000 का बेचा। वो कहां जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट में। डेटर्स वर रियलाइज एट 10% डिस्काउंट, डेटर को 10% के डिस्काउंट से हमने रियलाइज किया, यानी कि पैसे आए कहां पर आएंगे, बैंक में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, सारे को हम अभी करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, डेटर कितने के थे 2,40,000, 5% के डिस्काउंट से मिल गए, तो बाय साइड में कैश या बैंक के नाम से लिख देंगे। फर्नीचर लिया किसने, उमेश ने, कितने में 50,000 में। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता है तो रिलेशन अकाउंट में कहां बताया था मैंने, क्रेडिट साइड में पार्टनर के नाम से। कुछ बेचेगा तो भी क्रेडिट साइड में, कैश या बैंक के नाम से। ओके, अगर कोई लायबिलिटी पे करेंगे तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये कह रहा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर विच वाज सेटल्ड फॉर 140, यानी कि 1,40,000 में हमने सेटल किया, हमने पे किया। बेटा ध्यान रखना, कभी भी हम अगर कुछ भी पे करेंगे तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, कुछ भी पैसे मिलेंगे तो रिलेशन अकाउंट में कहां पर, क्रेडिट साइड में। तो शुरू करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 शुरू कर रहे हैं पहले। ओके, पहले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा, 18 कर रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन में मैंने अभी अभी जो डिस्कस किया, सबसे पहले हम जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है इसको क्रॉस ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले एसेट पे आते हैं बेटा। एसेट में सबसे पहले दे रखा है बैंक, बैंक कहां जाता है, बैंक अकाउंट में, इसलिए अभी बैंक को हम क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन अभी होनी है। ओके, तो जिसको क्लोज कर रहे हैं वो यहां ट्रांसफर करेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले देखो डेटर लिखा हुआ है बैंक के बाद, तो डेटर का अकाउंट जैसे ही हम यहां ट्रांसफर करेंगे ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है स्टॉक, स्टॉक का अकाउंट हम यहां क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर दे रखा है बेटा हमारा यहां पर फर्नीचर, फर्नीचर का अकाउंट अभी हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, ये भी क्लोज हो गया। फिर है हमारा मशीनरी अकाउंट, इसको भी क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, ये भी क्लोज हो गया। ठीक है, और कोई एसेट हमारी नहीं है। अब आते हैं लायबिलिटी में, लायबिलिटी में हमारा देखो दे रखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर के अकाउंट को यहां ट्रांसफर करते हैं, ये भी क्लोज हो जाएगा हमारा, कितना 1,70,000। उसके बाद देखो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व, दोनों कहां जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अभी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तब ये वहां ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट भी कहां जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो वो भी वहीं जाएंगे, यहां पर नहीं आएंगे। तो जो एसेट थी और आउटसाइड लायबिलिटी थी हमने यहां ट्रांसफर कर ली और उनके अकाउंट क्या हो गए, क्लोज हो गए। ओके, अब आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में कह रहा है रमेश, रमेश ने 50% स्टॉक ले लिया 10,000 के डिस्काउंट से। बेटा मैंने आपको बताया था कोई भी पार्टनर कोई भी अगर एसेट लेता है तो पार्टनर के नाम से क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, तो रमेश कैपिटल अकाउंट क्या लिया है इसने, इसने लिया है स्टॉक। कैसे लिया है ये, 65,000 का स्टॉक, यानी कि 50%, 65,000 आ गया, 10% लेस वैल्यू में, यानी कि ये इसने लिया है 55,000 में। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, जो रिमेनिंग 50% स्टॉक है उसको हमने सेल कर दिया, सेल कर दिया तो कहां पे लिखेंगे, कैश या बैंक के नाम से। तो ये क्या आ गया हमारा स्टॉक, स्टॉक कितना, रिमेनिंग 50% स्टॉक था 65,000 का, उसको 15,000 के लॉस से बेचा है, तो बेटा कितने का बेचा, 50,000 का। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है ये देखो, उसके बाद ये कह रहा है डेटर रियलाइज हुए 5% के डिस्काउंट से। तो डेटर रियलाइज हुए मतलब पैसा आया, कभी भी पैसा आएगा तो कैश या बैंक के नाम से, कोई पार्टनर कोई एसेट लेगा तो इधर, और इसका अपोजिट इधर होगा, यानी कि पार्टनर एसेट लेगा तो इधर, लायबिलिटी लेगा तो इधर, पैसे आएंगे तो इधर, जाएंगे तो इधर। ओके, आप बस ध्यान रखना एक छोटा फंडा है इसका कि अपोजिट देखना है। बस यहां पर आपने क्लोज किया था एसेट के अकाउंट को, तो डेफिनेटली इनकी जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इधर होगी। लायबिलिटी को क्लोज आपने यहां पे किया था, इसकी अब जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इधर होगी। ओके, एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट सारी यहां पर, लायबिलिटी से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट यहां पर।
ओके। डेटर, डेटर हमारा कितना था, 2,40,000 का था। हमने 12,000 के लॉस से यानी कि 5% के लॉस से रियलाइज किया, यानी कि 2,28,000 आ गया। इसके बाद ये क्या कह रहा है, उमेश, उमेश ने फर्नीचर ले लिया। तो उमेश कैपिटल अकाउंट, कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेगा तो इधर क्या लिया इसने, फर्नीचर। कितने में लिया इसने फर्नीचर, 50,000 में। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है मशीनरी को हमने सेल करा, बेचा, तो बेचेंगे तो कभी भी कैश या बैंक में आएगा। कितना में बेचा हमने, 4,50,000 में बेचा। ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स को हमने फुल पे कर दिया और एक लायबिलिटी और पे किया। तो पे करेंगे तो इधर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमने लायबिलिटी का अकाउंट यहां क्लोज किया था, तो उसकी एडजस्टमेंट अब यहां होगी। ठीक है। जहां पर भी आप क्लोज कर रहे हो उसके अपोजिट में एडजस्टमेंट जाएगी। ठीक है। तो लायबिलिटी को हमने यहां क्लोज किया था, क्रेडिटर, क्रेडिटर की पेमेंट यहां पर होगी टू कैश या बैंक के नाम से। बैंक अकाउंट बना रहे हैं इसलिए बैंक के नाम से क्रेडिटर। ठीक है। क्रेडिटर हमारा कितना है, 1,70,000 का। फिर ये कह रहा है अनरिकॉर्डेड बिल है एक फॉर रिपेयर, अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर, ये भी हमें पे करना पड़ा। कितना पे करना पड़ा, 1,40,000। ठीक है। तो वो भी हमने यहां पर लिख दिया। तो पूरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। जस्ट आप टोटलिंग कर करके अब आउटसाइड में लिख दो। ये 3,10,000 आ गया, ये आ गया हमारा 7,28,000। ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे, बैलेंसी फिगर यहां पर आएगी तो प्रॉफिट, इधर आएगी तो बेटा क्या होगा, लॉस। तो देख लेते हैं, बैलेंसी फिगर यहां पे आ रही है तो ये क्या है हमारा, लॉस। लॉस ट्रांसफर टू, एक तो रमेश है पार्टनर और एक उमेश है पार्टनर। ठीक है। तो टोटल जो हमारा लॉस आया वो आया 8,07,000। इसको रेशो में बांटा। देखो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे फर्स्ट लाइन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी कैपिटल की रेशो में है, तो कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 7 और 3 है, 7 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक तो आया 5,64,900 और एक आया हमारा 2,42,100। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं फिर से समझा दूं बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, जितनी भी एसेट है उसको यहां से यहां क्रॉस ट्रांसफर करके क्लोज कर दोगे, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है वो यहां से यहां क्रॉस ट्रांसफर करके क्लोज कर दोगे। ओके। ये तो हुआ जो बैलेंस शीट से देख देख के करना है। फिर जब एडजस्टमेंट में आओगे, एसेट्स हमने यहां पर लिखी थी क्लोज करने के लिए तो इसकी एडजस्टमेंट इधर होंगी, लायबिलिटी क्लोज करने के लिए यहां पर लिखी तो उसकी एडजस्टमेंट इधर होगी। ठीक है। तो कोई भी पार्टनर एसेट लेगा तो पार्टनर के नाम से, कैश या बैंक के नाम से कब लिखेंगे, जब बेचेंगे। इसका अपोजिट पे करेंगे तो इधर, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के नाम से। फिर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो डेबिट में, इधर आएगी तो प्रॉफिट, इधर आएगी तो हमारे लिए लॉस, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेटा ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, हमें कैसे बनाना है। ठीक है। इस रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत यूनिक यूनिक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है। फिलहाल आप इसको देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे, एक रियलाइजेशन का और अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा पहले। ओके बेटा, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।